हेलो एवरीवन। भौतिक भूगोल विषय में हम आज पढ़ेंगे वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। वायुमंडल एक बहुस्तरीय गैसीय आवरण है जो पृथ्वी को चारों तरफ से आवर्त किए हुए है, या हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ कई सौ किलोमीटर से हजारों किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण और जीवमंडलीय जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, उसका एक महत्वपूर्ण संगठक है, क्योंकि जीवमंडल के सभी जीवधारियों के अस्तित्व के लिए इसमें सभी आवश्यक गैसें, ऊष्मा तथा जल प्राप्त होता है। इसके अलावा वायुमंडल सूर्य से आने वाली तरंगों को छानने का कार्य करता है, पराबैंगनी सौर्य विकिरणों का अवशोषण करता है। वायुमंडल पृथ्वी से उसके गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा संबंध रहता है। सागर तल से 16,000 से 29,000 किलोमीटर तक वायुमंडल की ऊंचाई का अनुमान किया गया है। वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल 3 आधारभूत संगठकों से मिलकर बना है, जिसमें प्रथम है गैस, दूसरा जलवाष्प और तीसरे एरोसोल। गैसें 2 प्रकार की होती हैं, स्थिर और परिवर्तनशील। स्थिर जो हैं वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन। नाइट्रोजन 78.1%, ऑक्सीजन 20.9% तथा ऑर्गन 0.9%। 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो निचला वायुमंडल है उसमें स्थिर गैसों का अनुपात स्थिर रहता है। उसके बाद परिवर्तनशील गैसें, इसमें जलवाष्प आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, जिनोन, क्रिप्टोन, मीथेन आदि गैसें हैं जो कि क्या हैं, परिवर्तनशील हैं। उसके बाद जलवाष्प, ये वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है। कौन? जलवाष्प। तथा इसके कारण ही संघनन और वर्षण के विभिन्न रूप और प्रकार संभव हो पाते हैं। जो संघनन की क्रिया है, वर्षा की जो क्रिया है, वो किसके कारण होती है? जलवाष्प के कारण। जलवाष्प वायुमंडल में परिवर्तनशील होता है। इसकी मात्रा 0 से लेकर 4% तक होती है। क्षैतिज रूप में जलवाष्प की मात्रा ध्रुवों से और भूमध्य रेखा की ओर क्या होती है? बढ़ती जाती है। यानी ध्रुवों पर जलवाष्प की मात्रा कम पाई जाती है और विषुवत रेखा की तरफ अधिक। वायुमंडलीय जो सकल जलवाष्प है, यानी कुल जलवाष्प का जो 90% से अधिक भाग है, वो वायुमंडल की 5 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। तीसरा जो संगठक है वो क्या है? एरोसोल। वायुमंडल में जो निलंबित कणकीय पदार्थ हैं, लटके हुए जो कणकीय पदार्थ हैं तथा तरल बूंदों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? एरोसोल कहते हैं। इसके अंतर्गत ज्वालामुखी उद्भेदन के समय निकली धूल और राख के कण, जुते हुए खेतों से उड़ाए गए धूल कण, सैल कण, नमक के कण, उल्का कण, जैविक पदार्थों जैसे कि बैक्टीरिया, परागबीज आदि, धुआं और कालिख आदि को इसमें सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के वायुमंडल की रचना कई सकेंद्रीय परतों या मंडलों से हुई है। वायुमंडल की जो परतीय संरचना है उसका 2 आधारों पर वर्गीकरण किया गया है। एक प्रकार है तापीय विशेषताओं के आधार पर और दूसरा है रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। तापीय जो विशेषताएं हैं उसके आधार पर तापमान और वायु दाब की विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल के स्थिरीकरण को विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग रूपों में विभाजित किया है।
अधिकांश वैज्ञानिकों ने जो ओजोन मंडल है उसको किसके अंदर माना है, समताप मंडल में ही माना है, और जो आयन मंडल है उसको आयतन मंडल या जिसे बाह्य मंडल में ही सम्मिलित किया गया है। तो इस आधार पर जो वायुमंडल की ऊंचाई के साथ 4 तापीय मंडल पाए जाते हैं। कुछ वैज्ञानिक 5 मानते हैं। परिवर्तन मंडल या जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल और चौथा जो है वो कौन सा है, ताप मंडल। तो सबसे पहले देखते हैं क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिसमें वायुमंडल के कुल गैस भार का 75% भाग क्या रहता है, संकेंद्रित है। ट्रोपोस्फियर शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किसने किया था, टिजरेंस डी बार्ट ने किया था। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है ट्रोपोस्फियर का वो होता है मिश्रण या विक्षोभ। मिश्रण यानी मिक्सिंग या टर्बुलेंस। इसी स्तर में यानी क्षोभ मंडल में ही आर्द्रता, जल कण, धूल कण, एरोसोल तथा समस्त जो वायुमंडलीय गतियां तथा विक्षोभ पाए जाते हैं। क्षोभ मंडल में ऊंचाई की ओर जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, घटता जाता है। और तापमान के घटने की जो ये दर है इसको क्या कहते हैं, सामान्य ताप क्षय दर या नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। फ्लोन तथा पेंड्रो महोदय ने क्षोभ मंडल की 3 परतों में उपविभाजित किया है। सबसे पहले है धरातलीय परत। ये 2 मीटर से भी कम मोटी परत होती है। इस परत की विशेषताएं क्या हैं, ऊष्मा तथा नमी के स्थानांतरण तथा धरातल व उसके ऊपर की वायु के बीच वेग को क्या करती हैं, ये प्रभावित करती हैं। इस प्रकार जो स्थानीय सूक्ष्म जलवायु की दशाओं के नियंत्रण में इस परत का विशेष महत्व है। दूसरी जो परत है वो कौन सी है, घर्षण परत। इसका जो विस्तार है वो 2 मीटर से लेकर 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इस परत को पुनः 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। निचली घर्षण परत ये 2 मीटर से 100 मीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। इसमें बादल तो नहीं होते लेकिन जो कोहरा है, फॉग व धुंध यानी मिस्ट रहती है। दूसरा ऊपरी घर्षण परत। ये जो ऊपरी घर्षण परत है ये निचली घर्षण परत के ऊपर स्थित होती है। इसकी मोटाई निचली परत की मोटाई पर निर्भर करती है। यानी निचली जो घर्षण परत है वो कितनी मोटी है उसके आधार पर इसकी मोटाई निश्चित होती है। यदि संवहन क्रिया अधिक होने पर दोनों परतें आपस में क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। इन दोनों परतों के जो मध्य की सीमा होती है उसको पेप्लोपोज कहते हैं। ये परत नीचे उतरने वाली वायु को क्या करती है, रोकती है। और जो तीसरी इसकी परत है क्षोभ मंडल की वो क्या है, अभिवहन परत। क्षोभ मंडल का वह भाग जहां पर ऊर्ध्वाधर गति के बजाय क्षैतिज गतिशीलता अधिक पाई जाती है। स्तरित मेघ पाए जाते हैं। ऊंचाई पर तेज वायु चलती है तथा मौसम में परिवर्तन होते हैं। कौन सी परत में, अभिवहन परत में। उसके बाद क्षोभ सीमा, ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज या क्षोभ सीमा क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को कहते हैं। भूमध्य रेखा पर जो इसकी ऊंचाई है वो 17 किलोमीटर होती है तथा ध्रुवों पर 9 से 10 किलोमीटर होती है। क्षोभ सीमा क्षोभ मंडल और जो समताप मंडल है उसके मध्य की परत है, यानी दोनों को अलग करती है।
जिसमें जो ताप क्षय की दर है अचानक से क्या हो जाता है, यहाँ पर परिवर्तन हो जाता है और इस सीमा के ऊपर वायुमंडल में क्या आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। उसके बाद दूसरा जो मंडल है वो कौन सा है, समताप मंडल। क्षोभ मंडल की जो ऊपर वाली परत को क्या कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं। इस मंडल की खोज टीजरेंज डी बोट ने 1902 में की थी। औसत रूप में समताप मंडल की ऊंचाई कितनी मानी जाती है, 50 किलोमीटर। समताप मंडल की ऊपरी जो सीमा है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेटोपोज कहते हैं। स्थिर दशा, शुष्क पवन, मंद पवन संचार, बादलों का अभाव, ओजोन का सांद्रण आदि के कारण इस मंडल में मौसम की घटनाएं कम ही घटित होती हैं। कभी कभी जो निचला समताप मंडल है उसमें सिरस प्रकार के जो बादल होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं या नेक्रियस क्लाउड कहते हैं, दिखाई पड़ जाते हैं। ओजोन मंडल, निचला जो समताप मंडल है वो जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के जीवों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में जो जीवन रक्षक ओजोन गैस का सांद्रण यानी 15 से लेकर 35 किलोमीटर के मध्य ओजोन गैस का सांद्रण पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ओजोन मंडल कहते हैं। इस अत्यधिक ओजोन वाली जो निचली परत को ही हम क्या कहते हैं, ओजोन मंडल। ओजोन गैस समस्त जो जीवधारियों के लिए क्या होती है, सूर्य जो पराबैंगनी विकिरण है यानी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उनसे बचाने के लिए रक्षा कवच का कार्य करती है ओजोन गैस। इसी कारण से ओजोन परत को पृथ्वी की छतरी कहा जाता है, इसे जीवन रक्षक परत भी कहा जाता है। उसके बाद जो अगला है वो क्या है, मध्यमंडल या मेसोस्फीयर। मध्यमंडल का विस्तार सागर तल से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, यानी समताप मंडल के बाद 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में पुनः क्या आती है, गिरावट आने लगती है। यानी क्षोभ मंडल में क्या हुआ, तापमान गिरा, उसके बाद समताप मंडल में तापमान स्थिर रहता है यानी 0 डिग्री के पास आ जाता है। उसके बाद पुनः मध्य मंडल में तापमान में गिरावट आने लगती है। ध्यान रखने योग्य है कि जब स्ट्रोपोपाज पर तापमान की वृद्धि क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, इसके ऊपर तापमान घटने लगता है। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा अर्थात 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान कितना हो जाता है, -80 डिग्री हो जाता है। मध्य मंडल की इस ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं, मेसोपोज कहते हैं। इस मंडल में नोक्टिल्यूसेंट बादलों का ध्रुवों के ऊपर गर्मियों में दिखाई देते हैं। कौन से बादल, नोक्टिल्यूसेंट बादल किस मंडल में दिखाई देते हैं, मेसोस्फीयर यानी मध्य मंडल में। इन बादलों का निर्माण उल्का धूल और जो संवहनीय प्रक्रियाओं द्वारा ऊपर लाई गई आर्द्रता के सहयोग से संघनन होने से होता है। उसके बाद जो चौथा मंडल है वो कौन सा है, ताप मंडल। मध्य मंडल से ऊपर स्थित वायुमंडल के भाग को क्या कहते हैं, ताप मंडल, जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है, तीव्र गति से बढ़ता जाता है। यह अनुमान किया जाता है कि तापमंडल की जो ऊपरी सीमा है उस पर तापमान 1700 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन इस उच्च तापमान का साधारण थर्मामीटर से मापन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडलीय जो गैसें हैं उनका जो घनत्व है वो क्या होता है, अत्यधिक न्यून होता है।
और जो गैसें हैं वो क्या हो जाती हैं, बहुत हल्की हो जाती हैं। तापमान की विशेषताओं के आधार पर हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, तापमंडल को आयन मंडल या आयतन मंडल, या आयतन मंडल को हम क्या कहते हैं, बाह्य मंडल भी कहते हैं। कुछ बुक्स में आयन मंडल को अलग मंडल भी दिखाते हैं। तो आयन मंडल क्या है? आयन मंडल का सागर तल से 80 से लेकर 640 किलोमीटर के बीच विस्तार पाया जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ कई परतों का निर्धारण किया गया है, जैसे डी, ई, एफ तथा जी परतें। तो सबसे पहले डी परत। जो डी परत है इसका विस्तार 80 से लेकर 99 किलोमीटर के मध्य होता है। ये परत न्यून आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। कैसी आवृत्ति? न्यून आवृत्ति, यानी जो और तरंगे को कैसी होंगी, वो दीर्घ तरंगे, यानी आवृत्ति और तरंगों में विपरीत संबंध होता है। यदि किसी तरंग की आवृत्ति न्यून है, कम है, तो वो तरंगे कैसी होती है? दीर्घ तरंगे, यानी ये क्या करती है? दीर्घ तरंगों का परावर्तन करती है। लेकिन जो मध्यम और उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगे हैं उनको ये अवशोषण कर लेती हैं। सूर्यास्त के साथ ही जो डी परत है वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, क्योंकि ये सौरिक विकिरण से संबंधित होती है। उसके बाद ई परत। ई परत को कैनली हैवीसाइड परत भी कहा जाता है। इसका विस्तार 99 से लेकर 130 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ये परत मध्यम और उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को क्या कर देती है? पृथ्वी की ओर वापस यानी परावर्तित कर देती है। ये परत भी सूर्यास्त के साथ ही समाप्त हो जाती है। उसके बाद एफ परत। इस परत का निर्माण दो उप परतों F1 और F2 से हुआ है। इनको सम्मिलित रूप से F1 और F2 को क्या कहते हैं? अपलिटन परत के नाम से जाना जाता है। अपलिटन परत के नाम से जाना जाता है। 150 से 380 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये परतें पाई जाती है। ये परत जो है मध्यम और उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देती है, यानी जो लघु तरंगे हैं उनको क्या करती है? ये परावर्तित। जी परत 400 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है और ये दिन और रात दोनों समय रहती है। उसके बाद आयतन मंडल, एक्सोस्फीयर या बाह्य मंडल। आयन मंडल के ऊपर वाले जो वायुमंडल को क्या कहते हैं? बाह्य वायुमंडल कहा जाता है, एक्सोस्फीयर कहते हैं। इसके अंतर्गत आयतन मंडल भी आता है, चुंबक मंडल को भी सम्मिलित किया जाता है। इस मंडल में वान एलेन रेडिएशन बेल्ट की स्थिति होती है, जिसमें पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी चुंबकीय जो क्षेत्र के द्वारा पकड़े गए आवेशित कण पाए जाते हैं इस मंडल में। इस मंडल की महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो क्या है? ऑरोरा बोरियालिस यानी उत्तरी ध्रुव प्रकाश और ऑरोरा ऑस्ट्रालिस यानी दक्षिणी ध्रुव प्रकाश की होने वाली घटनाएं हैं। वास्तव में ऑरोरा जो होता है वो क्या होता है? ब्रह्मांडीय जो चमकते हुए प्रकाश होता है, जिसका निर्माण चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंग के कारण होता है। ऑरोरा ध्रुवीय आकाश में लटके विचित्र बहुरंगी आतिशबाजी की तरह दिखाई देते हैं। ये प्राय आधी रात के समय दिखाई देते हैं। तो ये थे तापीय आधार पर वायुमंडल का स्तरीकरण, संरचना। उसके बाद रासायनिक विशेषताओं के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल को दो वृहद मंडलों में विभाजित किया जाता है, सममंडल और विषम मंडल। सममंडल निचले वायुमंडल को प्रदर्शित करता है तथा सागर तल से ये 90 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस मंडल की जो प्रमुख संगठक गैसें हैं वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन 78.1% तथा ऑक्सीजन 20.9%। इस सममंडल में
कौन कौन से तापमान के आधार पर जो मंडल हैं वो क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल आते हैं। और जो दूसरा अन्य गैसों में जो इस मंडल में है, सममंडल में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जिनोन, ओजोन, हाइड्रोजन आदि महत्वपूर्ण है। इस मंडल इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो सभी गैसों का अनुपात है वो क्या रहता है, एक जैसा रहता है। उसके बाद विषम मंडल, इसका विस्तार 90 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस मंडल में गैसों की 4 स्पष्ट परतें पाई जाती हैं और इन परतों में रासायनिक और भौतिक गुणों में क्या होता है, अंतर होता है। सबसे पहली जो परत है वो कौन सी है, आणविक नाइट्रोजन परत, इसका विस्तार 90 से 200 किलोमीटर। फिर एटॉमिक ऑक्सीजन परत, इसका विस्तार 200 से 1100 किलोमीटर तक। फिर हीलियम परत, इसका विस्तार जो है 1100 से 3500 किलोमीटर होता है। और फिर एटॉमिक हाइड्रोजन परत, इसका विस्तार 3500 से लेकर वायुमंडल की ऊपरी सीमा तक पाया जाता है। तो ये वायुमंडल, उसका संगठन और संरचना।